हेलो बच्चों, आज हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने गणित का इतिहास मतलब उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी। तो उसमें हमने देखा था कि गणित के इतिहास को हम मेन तरह से 5 भागों में डिवाइड करते हैं या 5 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। तो जिसमें से जो मध्यकाल का जो टाइम आता है उसमें हमारे जो मध्यकाल में जैसे कि उत्तर मध्यकाल हो गया या पूर्व मध्यकाल हो गया, उसमें अनेक भारतीय गणितज्ञों का उदय हुआ था। उसमें आर्यभट्ट का भी एक प्रमुख योगदान है गणित के इतिहास में, मतलब भारतीय गणित को डेवलप करने के उसके विकास में आर्यभट्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले हम इनके जो लाइफ हिस्ट्री है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो जन्म है 476 ईस्वी में हुआ था, परंतु इनके जो जन्म स्थान के बारे में अभी तक मत नहीं है कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। कुछ इतिहासकार इनको पटना में मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनके जन्म को महाराष्ट्र प्रांत में मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था। और ये इंडिया के जो सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने जो जन्म है अपने जन्म तिथि के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था कि मेरा जन्म इस तिथि को हुआ था, और इन्होंने कहा था कि मेरा जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इनके 4 ग्रंथ हैं, इन्होंने जो मेन कंट्रीब्यूशन इनका जो 4 ग्रंथों में इनमें संकलित है, जिसमें से जो मतलब आजकल जो इतिहासकार तो कहते थे कि इनके मतलब अनेक कृतियां थी, परंतु जो आजकल जो हमारे पास वर्तमान समय में उपलब्ध जो कृतियां हैं ग्रंथ हैं वो 4 ही हैं। आर्यभट्टिया हो गया, 10 गीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। जिसमें से आर्यभट्टिया जो है ये इन्होंने इसका नाम अपने आप नहीं दिया था, परंतु इनके जन्म के तकरीबन 100 साल बाद भारत में एक और गणितज्ञ हुए थे, भास्कराचार्य या भास्कर। तो उन्होंने इनके ग्रंथ को या इनके कृतियों को पढ़कर इन्होंने इसका नाम दिया था आर्यभट्टिया, जिसको आर्यभट्टिया कहा गया था। तो आर्यभट्टिया ही इनका मेन जो ग्रंथ है, इनका आर्यभट्टिया ही है। और जो उस टाइम के जो इनके जो राज्य के जो साम्राज्य के जो सम्राट थे या जो राजा थे, गुप्त समाज के गुप्त राजा थे जो बुद्धगुप्त थे, उन्होंने जो इनकी कृतियों में या इनकी जो नॉलेज को पढ़कर या नॉलेज के ज्ञान को समझकर इन्होंने क्या किया था, इनको नालंदा विश्वविद्यालय का जो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है इंडिया का, उन्होंने उसका इनको प्रमुख बना दिया था। ठीक है ना, उन्होंने इसका प्रमुख इन्होंने बना दिया था। तो अब बात आती है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मेन कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सबसे पहले उन्होंने पाई की वैल्यू का मान होता है ना, पाई की वैल्यू वैसे किसके बराबर होती है, 22/7 के बराबर इसका मान होता है। तो इन्होंने पाई की वैल्यू का मान दिया था और इन्होंने 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक इसकी शुद्धता को जांचा था, और उन्होंने बताया था कि इसका मान क्या है 1416 इन्होंने इसका मान बताया था उस टाइम। ठीक है ना। और इन्होंने कहा था कि पाई का मान किसके बराबर होता है, जनरली किसी भी गोलाकार आकृति का सरकमफ्रेंस बटे उसका डायमीटर के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से इन्होंने क्या किया था कि जो पृथ्वी की जो परिधि है इसको बहुत ही सटीकता से माप लिया था। मतलब पृथ्वी की जो सरकमफ्रेंस है, अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है, उसको बहुत ही मतलब एग्जैक्टनेस से इसको नाप लिया था, और उसकी एग्जैक्टनेस 0.02% मतलब से ही कम रह गई थी। मतलब 0.2% कम ही रह गई थी, मतलब वो इतनी प्रतिशतता से उसको माप लिया था, उस टाइम की बात है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में इनका योगदान आता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में जो हम साइन और कोसाइन की बात करते हैं, उन्होंने उस टाइम इनको साइन को जया और कोसाइन को कोज्या कहा था, और ये कोज्या का बिगड़ा रूप ही क्या बना, फिर कोसाइन बन गया। तो मतलब इन्होंने त्रिकोणमिति का जो विकास है उस टाइम ही कर लिया था। मतलब यह कह सकते हैं हम कि त्रिकोणमिति की खोज या आविष्कार भी
आर्यभट्ट ने ही की थी। फिर आता है नेक्स्ट, इन्होंने इस अवधारणा को भी मतलब तोड़ दिया था कि पृथ्वी का जो है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। मतलब कहने का है कि जो उस टाइम की जब बात करते हैं हम, तो ये माना जाता था कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के या यूनिवर्स के क्या है, सेंटर में है, और जो बाकी ग्रह है और जो सूर्य हैं वो क्या है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड के या यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, सन है। सन यूनिवर्स के सेंटर में है, और जो बाकी जो ग्रह हैं इसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, वो क्या है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो बाद में जो यह अवधारणा क्या पाई गई थी, सही पाई गई थी यह अवधारणा की जो सेंटर में क्या है, सन है और बाकी ग्रह क्या है, इसके चारों तरफ घूमते हैं। आगे है, इन्होंने सूर्य से ग्रहों की दूरी भी बहुत ही सटीकता से माप ली थी, और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी की जो दूरी है, जो पृथ्वी की दूरी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से, और इसी यूनिट को बाद में चलकर 1 AU, जिसको हम कहते हैं 1 AU इज इक्वल टू 15 करोड़। 1 AU की क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो दूरी मापने के लिए हम फिर बाद में इसका यूज करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी तकरीबन इतने इतने किलोमीटर है, और ग्रह की भी इन्होंने बहुत ही सटीकता से दूरी बता दी थी। और इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है या जो वातावरण है, उसकी ऊंचाई लगभग क्या है, 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर तक पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी क्या है, ऊंचाई है। परंतु जब आज हम जानते हैं तो मतलब जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा उसकी क्या है, ऊंचाई है। परंतु जो इसका 99% जो हिस्सा है वायुमंडल का, 99% हिस्सा है, वो क्या होता है, 80 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है। तो मतलब कहने का है कि इन्होंने उस टाइम भी ये बता दिया था कि पृथ्वी का जो वातावरण है तकरीबन 80 किलोमीटर तक ही है, और ये बात भी बाद में सही पाई गई थी। और उन्होंने बताया था कि जो एक साल की जो लंबाई है, मतलब कितने दिन होते हैं, इन्होंने बताया था कि एक साल में 25,868 क्या होते हैं, दिन होते हैं। मतलब एक साल में इतने दिन होते हैं, उस टाइम की बात इन्होंने बताई थी। और बाद में जब ये निकल के आया, या आधुनिक टाइम में भी जो इसके दिनों की जो मतलब कितने दिन हैं, एक साल में कितने दिन हैं, वो निकल के आए थे 335, 25, 636। मतलब इन्होंने इसको भी बहुत ही सटीकता से इसको मतलब दिनों की संख्या को बिल्कुल अच्छी तरह से उस टाइम भी नाप लिया था उन्होंने कि एक साल में कितने दिन हो सकते हैं या होते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो चांद की जो चक्कर लगाने की, जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है, चांद इर्द गिर्द घूमता है, वो कितने दिनों में ये पूरा कर लेता है एक चक्कर। तो इन्होंने बताया था कि जो चांद जो पृथ्वी की जो परिधि है, या मतलब जो इर्द गिर्द घूमने को जो कितने दिनों में नाप लेता है, इन्होंने बताया था कि 27 दिन और 167 दिनों में चांद क्या करता है, पृथ्वी की दूरी को क्या कर लेता है, कि पृथ्वी की जो परिधि है उसको क्या करता है, पूरी कर लेता है। और जो आधुनिक गणना है उसके अकॉर्डिंग चांद 27.32,166 दिन, जो आधुनिक जो आजकल के जो हम नापते हैं, या आजकल जो हमारे पास वैज्ञानिक जो प्रमाण है उसके अकॉर्डिंग चांद पृथ्वी की जो दूरी है या इर्द गिर्द घूमने को या परिधि को इतने दिनों में क्या लगता है, पूरी कर लेता है, जो बिल्कुल ही सटीक है तकरीबन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इनका योगदान एक और है कि इन्होंने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को क्या कहा था, आदि और अनंत कहा था। जो हमारा यूनिवर्स है इनफाइनाइट है, आदि अनंत कहा था। मतलब क्या है कि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई छोर बिंदु इसका नहीं है, इन्होंने उस टाइम कहा था।
और उन्होंने भी ये भी कहा था कि जो भारतीय दर्शन में जो पांच तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्व होते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। तो उन्होंने जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व को इन्होंने नहीं माना था। इन्होंने 4 ही तत्व माने थे कि हमारे जो भारतीय दर्शन के अनुसार इन्होंने 4 ही तत्वों को मान्यता दी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो गणितज्ञ हुए हैं, जो आर्यभट्ट गणितज्ञ हुए हैं, ये बहुत ही महान विभूति थे उस टाइम। इन्होंने अनेक आविष्कार किए, अनुसंधान किए गणित के क्षेत्र में, ठीक है ना। और इनका जो सम्मान है भारत ही नहीं परंतु दुनिया ने भी इनका इसके लिए इनका बहुत बड़ा सम्मान दिया है या सम्मान करते हैं, अभी तक इनका सम्मान करते हैं। और जो भारत ने जो पहला उपग्रह छोड़ा था, ठीक है ना, भारत ने पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है ना। जो भारत ने पहला अपना सैटेलाइट छोड़ा था 19 अप्रैल 1975 को, तो उसका नाम भी क्या करा था, इंडिया ने क्या किया था, आर्यभट्ट नाम उसका नाम रखा था। और फिर आर्यभट्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी उसके बाद हुए हैं। और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, इसने भी 1976 में आर्यभट्ट की 15वीं जयंती 1500 जो जयंती इनकी मनाई थी, बड़े ही धूमधाम से मनाई थी। और इनका जो नाम है, इनका जो चंद्रमा पर एक बहुत बड़ी दरार है, मतलब गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसका नाम भी क्या रखा था, आर्यभट्ट रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसने। और नैनीताल के निकट भी एक संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान है, उसका नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया है, जिसका नाम है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मतलब प्रेक्षण करते हैं उसमें हम। तो इस तरह से मतलब जो आर्यभट्ट की योगदान को देखते हुए, उनके योगदान के जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन मैथमेटिक्स में, उसको देखते हुए इनको एक बहुत ही एक सम्मान का दर्जा आजकल दिया गया है। तो ये था स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भास्कर आचार्य जी, उनका गणित के इतिहास में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है भारतीय गणित में।